प्रिय विद्यार्थियों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के लोक प्रशासन विभाग की इस YouTube चैनल में मैं डॉक्टर महेश गोठवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रथम वर्ष के आपके पेपर लोक प्रशासन के तत्व के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे नियंत्रण के क्षेत्र के बारे में, स्पैन ऑफ कंट्रोल। आज हम बात करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में, नियंत्रण के क्षेत्र के बारे में। नियंत्रण का क्षेत्र क्या है? संगठन अथवा प्रशासन में नियंत्रण की आवश्यकता से आप सभी परिचित हैं। बिना कंट्रोल के, बिना नियंत्रण के कोई भी प्रशासन सही तरीके से संचालित नहीं किया जा सकता, सही तरीके से चलाया नहीं जा सकता। नियंत्रण की व्यवस्था का उद्देश्य यह देखना होता है कि संगठन अथवा प्रशासन की इकाई से कर्मचारी दिए गए आदेशों का, दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं, नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि इस प्रकार की देखभाल न की जाए, नियंत्रण न किया जाए, तो यह स्वाभाविक है कि संगठन अथवा कार्यालय का काम अव्यवस्थित हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ है अधीनस्थों या इकाइयों की वह संस्था जिसे कोई अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर निर्देशित, नियंत्रित और निरीक्षित कर सकता है। इसे नियंत्रण का क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नियंत्रण के क्षेत्र के स्पैन ऑफ कंट्रोल की अगर हम अर्थ की बात करें तो नियंत्रण के क्षेत्र के संदर्भ में स्वाभाविक रूप से नियंत्रण के विस्तार या क्षेत्र का प्रश्न ही होता है। एक उच्च अधिकारी कितने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का सफलतापूर्वक अधीक्षण कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है। यह नियंत्रण के क्षेत्र की समस्या, नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ है। नियंत्रण के क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है कि अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संस्था से है जिसके कार्यों का अधीक्षण, नियंत्रण एक प्राधिकारी, एक अधिकारी सफलतापूर्वक कर सकता है। डिमॉक का इस संदर्भ में कहना है, डिमॉक का कहना है कि नियंत्रण के क्षेत्र किसी उद्यम के प्रमुख कार्यकारी, प्रमुख जो मैनेजर है, प्रमुख कार्यकारी और उसके मुख्य सहायक अधिकारियों के बीच होने वाले सीधे आतंक संचार संपर्कों की संख्या और सीमा है। नियंत्रण का विस्तार किसी उद्यम के मुख्य निष्पादक, मुख्य अधिकारी तथा उसके मुख्य साथी कार्यालय, साथी सहायकों के बीच सीधे एवं स्वाभाविक संचार की संख्या एवं क्षेत्र से है। नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत के अनुसार किसी भी अधिकारी के नियंत्रण का क्षेत्र केवल उतना ही होना चाहिए, उतना ही रखना चाहिए जितना वह कुशलतापूर्वक संभाल सके। अधिकारी नियंत्रक अधिकारी है, उसके अधिकारी की सामर्थ्य से अधिक या कम क्षेत्र का होना उचित नहीं है। मानवीय ध्यान क्षेत्र, स्पैन ऑफ अटेंशन सीमित होता है। अतः कोई भी एक पदाधिकारी कर्मचारियों की असीमित संख्या का भली भांति निरीक्षण नहीं कर सकता, सुपरविजन नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता। जॉन डे मिलेट ने इस संदर्भ में लिखा है कि अनुभव और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की पर्यवेक्षण की जो क्षमता है वो सीमित रहती है। यदि अधिकारी की सामर्थ्य से कम नियंत्रण क्षेत्र रखा जाए तो यह भी अनुचित है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अधिकारी की क्षमताओं और सामर्थ्य का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। यदि उसकी क्षमता से अधिक नियंत्रण उसे सौंपा गया तो उसकी प्रशासनिक कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। इससे न तो संगठन को लाभ होने के होगा, बल्कि संगठन को हानि पहुंचने की संभावना अधिक रहती है। नियंत्रण के क्षेत्र का पद सोपान के साथ क्या संबंध है? पद सोपान एवं नियंत्रण के क्षेत्र के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, निकट संबंध होता है। एक पद सोपान संगठन में स्तरों की संख्या एक उच्चतर अधिकारी के नियंत्रण के दायरे पर निर्भर करती है। एक पद सोपान संगठन में स्तरों की संख्या कितनी होगी, लेवल्स कितने होंगे, इसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? एक उच्चतर अधिकारी के नियंत्रण के दायरे पर निर्भर करती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल पर निर्भर करती है। उच्च अधिकारी का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? संकुचित या लघुतर नियंत्रण का क्षेत्र संगठन में स्तरों की संख्या बढ़ाता है। अगर नियंत्रण का क्षेत्र कम है तो संगठन में
लेवल्स बढ़ जाएंगे, संगठन के सत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। जो संगठन है पद सोपान के अनुसार वो संगठन ऊंचा होता चला जाएगा और एक लंबी संरचना का निर्माण करेगा। जबकि नियंत्रण का व्यापक या बृहत्तर दायरा, जो नियंत्रण का दायरा बड़ा होता है, व्यापक होता है, तो स्तरों की संख्या कम हो जाती है और एक सपाट संरचना का निर्माण होता है नियंत्रण के क्षेत्र में। इसलिए नियंत्रण के क्षेत्र का पद सोपान की व्यवस्था से गहरा संबंध है। यह इसकी मान्यता पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। एक संगठन के पिरामिड में कितने स्तर होने चाहिए, यह बात भी इसी सिद्धांत के आधार पर तय की जा सकती है। यह कहा जाता है कि एक संगठन रबड़ की गेंद के समान है। यदि आप इसे एक जगह डालेंगे तो यह उछलकर दूसरी जगह जा गिरेगी। इस प्रकार यदि अगर जो हम बात कर रहे हैं नियंत्रण के क्षेत्र का व्यापक या बृहत्तर दायरे की बात कर रहे हैं, तो यदि 20 विभागों के अध्यक्ष मिलकर एक ही अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तो संगठन इससे चौरस हो जाएगा, एक संगठन सपाट हो जाएगा। दूसरी ओर यदि कार्यालय का जो अध्यक्ष है वो केवल 3 व्यक्तियों के ही अध्यक्ष को अगर केवल 3 व्यक्ति प्रतिवेदन दे और अन्य लोग रिपोर्ट इन तीनों को ही प्रस्तुत करें तो ढांचे में, जो संगठन ढांचा है उसमें स्तरों की संख्या बढ़ानी पड़ जाती है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह से संचार का समस्या कठिन हो जाती है, क्योंकि अधिकारी है जो अधीनस्थ है वो केवल अपने बॉस से बात कर सकता है। तो इस तरह से जो कंट्रोल की है जो और जो संगठन में संचार की कम्युनिकेशन की समस्या बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन की संख्या का समस्या का अधिक सामना करना पड़ता है। लोक प्रशासन में नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत है वो फ्रांसीसी प्रबंध सलाहकार वीए ग्रुकनास से जुड़ा हुआ है। सन 1933 में वीए ग्रुकनास का एक लेख प्रकाशित हुआ था, शीर्षक था संगठन में संबंध, रिलेशनशिप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इस लेख में उन्होंने अधीनस्थ एवं उच्च अधिकारियों के संबंधों की समस्या पर विचार विमर्श किया था। उन्होंने एक गणितीय सूत्र, मैथमेटिकल फार्मूला विकसित करके यह प्रतिपादित किया, यह सिद्ध किया कि जब अधीनस्थों की संख्या बढ़ जाती है तो गणितीय रूप से संबंधों की संख्या भी बढ़ जाती है, रिलेशनशिप की संख्या भी बढ़ जाती है। प्रोफेसर हेमन का इस संदर्भ में कहना है कि उनका अध्ययन अनुभवयुक्त निरीक्षण पर आधारित नहीं है, किंतु शीर्ष पर प्रबंध के क्षेत्र में परिवर्तन करने से एक संगठन की क्या स्थिति होगी, इस बात का गणितीय प्रस्तुतिकरण है। ग्रुकनास ने यह बताया है कि उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के साथ संबंध कायम करने में हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका न केवल प्रत्येक अधीनस्थ से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संबंध है, बल्कि उसके संबंध अधीनस्थों के विभिन्न समूहों से और अधीनस्थों के पारस्परिक संबंधों से भी है। ग्रुकनास की अवधारणा यह कहती है कि अनेक कार्यों की सीमा होती है जिन पर एक बार में कोई ध्यान नहीं दे सकता है। उनके दूसरे शब्दों में कहना है कि मनुष्य के ध्यान का दायरा सीमित होता है, क्योंकि मानवीय क्षमता और ध्यान की सीमा होती है। इस तरह यह कहना है कि नियंत्रण के दायरे की एक सीमा होती है जो कुछ नहीं है बल्कि अधिकारी द्वारा अधीनस्थों के निरीक्षण के काम में लगाया गया ध्यान का दायरा है। लेकिन नियंत्रण के क्षेत्र की ठीक ठाक सीमा पर विद्वानों की राय अलग अलग है। नियंत्रण के क्षेत्र में सर इयान हैमिल्टन का मानना है कि एक पर्यवेक्षक, एक सुपरवाइजर एक समय में 3 या 4 अधीनस्थों का निरीक्षण कर सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है। वीए ग्रुकनास का कहना है कि एक पर्यवेक्षक, एक सुपरवाइजर 5 से 6 अधीनस्थों के कार्यों का सीधे पर्यवेक्षण कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है। लैंडल उर्विक का कहना है कि ऊंचे स्तरों पर एक अधिकारी 5 से 6 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है, बल्कि जो निचले स्तर पर नियंत्रण का दायरा है वो 8 से 12 है, जहां कार्य का जो प्रकृति होती है, कार्य करने का जो तरीका होता है वो सरल होता है और रोजमर्रा के तरह का होता है। इस संदर्भ में लॉर्ड हॉल्डेन और ग्राहम वालेस का यह मानना है एक प्रमुख कार्यकारी
बिना अतिरिक्त भार वहन किए 10 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। यह लॉर्ड हार्डिन और ग्राहम वालिस का मानना है। अमेरिकी मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा है कि एक पर्यवेक्षक 9 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग विचार हैं। इयान हैमिल्टन का मानना है, इयान हैमिल्टन का मानना है कि एक पर्यवेक्षक 3 या 4 अधीनस्थों का निरीक्षण कर सकता है। वियेगरकनास ने बताया 5 से 6। वियेगरकनास के अनुसार एक पर्यवेक्षक 5 से 6 अधीनस्थों कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है। वेंडल उर्विक ने 2 तरीके बताए, 2 मापदंड निर्धारित किए हैं। उनका कहना है कि उच्च स्तर पर एक अधिकारी 5 से 6 अधीनस्थों का, उच्च स्तर पर तो हो गए 5 से 6 और निम्न स्तर पर हो गए, नियंत्रण का दायरा 8 से 12 हो गया। तो यह दोनों के बीच में अंतर है। अब लॉर्ड हार्डिन और ग्राहम वालिस की बात करें तो उनका कहना है कि 10 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण एक समय पे एक अधिकारी कर सकता है। 10 से 12 यह बताया है लॉर्ड हार्डिन और ग्राहम वालिस ने। उनका मानना है कि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एक समय में 10 से 12 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। अमेरिकी मैनेजमेंट एसोसिएशन ने माना है कि एक पर्यवेक्षक 9 अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है। एक पर्यवेक्षक 9 अधीनस्थों का, यह कहना है अमेरिकी मैनेजमेंट एसोसिएशन का। ग्रेकुनास ने बताया, हमने पहले ही बात की ग्रेकुनास की, कि ग्रेकुनास के अनुसार किसी कार्यकारी के प्रति जवाबदेह अधीनस्थों की संख्या गणितीय अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, जबकि संभावित संबंधों की संख्या रेखा गणितीय रूप में बढ़ती है। इसका वजह यह है कि पर्यवेक्षण व्यक्तिगत अधीनस्थों तक नहीं सीमित रहता, बल्कि इसमें उनके अनेक परस्पर संबंधों के सभी संभावित योग शामिल होते हैं। पर्यवेक्षित होने वाले सभी संबंधों की कुल संख्या के बारे में ग्रेकुनास ने एक संबंधों के प्रकार बताए हैं। संबंध 3 प्रकार के उन्होंने बताए: प्रत्यक्ष एकल संबंध, आड़े तिरछे संबंध और प्रत्यक्ष समूह संबंध। इस प्रकार ग्रेकुनास ने ऐसे 3 प्रकार के संबंधों का उल्लेख किया है। जो प्रत्यक्ष एकल संबंध है, प्रत्यक्ष एकहरी संबंध जिन्हें कहते हैं डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप कहते हैं। प्रत्यक्ष एकहरी संबंध किसी सर्वोच्च अधिकारी और उसके तात्कालिक अधीनस्थों के साथ एक व्यक्तिगत एवं परोक्ष संबंध होते हैं, परोक्ष रूप होते हैं। प्रत्यक्ष जो समूह संबंध है, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप, उनका कहना है कि सर्वोच्च अधिकारी और अधीनस्थों के संभावित समूह के मध्य संबंधों से है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कह सकते हैं कि उक्त उदाहरण में प्रत्येक समूह संबंधों की संख्या 9 हो जाएगी। और आड़े तिरछे जो संबंध है, आड़े तिरछे संबंध, तीसरे समूह को ग्रेकुनास ने आड़े खड़े संबंधों का, आड़े तिरछे संबंधों का नाम दिया है। जब एक उच्च अधिकारी के विभिन्न अधीनस्थों को पारस्परिक संपर्क करने की आवश्यकता नहीं रहती है, तो वह इस प्रकार के संबंधों का जन्म हो जाता है। तब अधीनस्थों की संख्या बढ़ने के कारण सर्वोच्च अधिकारी के प्रत्येक संबंध अनुपात के अनुसार बढ़ जाते हैं और समूह और आड़े खड़े संबंधों के अनुपात से भी अधिक बढ़ जाते हैं। जो ग्रेकुनास का जो फार्मूला है वो इस प्रकार से है: n ब्रैकेट में है n, फिर है ब्रैकेट में 2n, फिर ऑब्लिक 2 प्लस है n-1। यह संबंधों की संख्या को मापने का फार्मूला है, जो ग्रेकुनास का सूत्र भी कहते हैं। यह सूत्र सभी संभव संबंधों की संख्या बता देता है जिसमें प्रबंधक की रुचि हो सकती है। उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि n का यहाँ अर्थ है अधीनस्थों की संख्या, और n को इस सूत्र में लगाने के लिए सब प्रकार के अधीनस्थों की संख्या पता लगाना जरूरी है। यहाँ n से तात्पर्य पर्यवेक्षक के प्रति सीधे जवाबदेह अधीनस्थों की संख्या से इसका अर्थ निकलता है। हालांकि नियंत्रण के क्षेत्र की ठीक संख्या पर कोई भी विद्वान व एकमत नहीं है, मगर इस बात पर प्रशासन के सिद्धांतों की सामान्य सहमति की दायरा जितना छोटा होगा
परिणाम से अधिकारी अधीनस्थ संपर्क भी उतना ही अधिक होगा तथा नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन उतना ही अधिक प्रभावी होगा। यह सभी का यह मानना है कि दायरा जितना छोटा होगा, अधिकारी अधीनस्थ संबंध भी उतना ही अधिक होगा और नियंत्रण, तो पर्यवेक्षण और निर्देशन भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो पाएगा। सेकलर हडसन का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि अत्यधिक सीमित नियंत्रण का क्षेत्र में खतरे होते हैं, जैसे अधीनस्थों का विस्तृत पर्यवेक्षण और नतीजन उन्हें प्रोत्साहित कर पाने और उनकी क्षमताओं का पूरी तरह इस्तेमाल करने में असफलता। यह भी संभव है कि छोटे नियंत्रण का क्षेत्र का अर्थ निर्देशों की लंबी श्रृंखला हो। नियंत्रण के क्षेत्र की ठीक लंबाई अनेक कारकों पर निर्भर करती है। नियंत्रण का क्षेत्र कितना होगा, अर्थात एक अधिकारी अपने अधीनस्थों कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण कितना रख सकेगा, यह कितना रख सकेगा, यह निर्भर करता है 4 तत्वों पर। इसमें सबसे पहले तत्व आता है फंक्शंस, यानी कार्य। इस अर्थ है कार्य की प्रकृति, अर्थात जिस प्रकार के कार्य का नियंत्रण किया जाना है और अधिकारी जिन शक्तियों का नियंत्रण कर रहा है, उनके कार्यों की प्रवृत्ति उसके कार्यों की प्रकृति के समान है अथवा नहीं है। यदि कार्यों की प्रकृति समान है, बराबर है, तो नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, क्योंकि अधिकारी की नियंत्रण क्षमता बढ़ जाती है। अतः कार्य से अभिप्राय पर्यवेक्षित होने वाले कार्य की प्रकार और प्रकृति से है। नियंत्रण का क्षेत्र ज़्यादा होगा तब जब पर्यवेक्षित होने वाला जो कार्य है वो का कार्य सरल, दैनिक प्रवृत्ति का और यांत्रिक होता है, बजाय उस स्थिति के जहाँ कार्य जटिल, गैर दैनंदिन, बौद्धिक और विषम चरित्र का होता है। अगला कारक बताया गया है समय। इसका तात्पर्य संगठन की आयु से है। नए संगठनों की तुलना में पुराने संगठनों में नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होता है। इसका कारण यह होता है कि पुराने संगठनों में चीजें स्थिरता प्राप्त कर लेती हैं और नए संगठनों में कुछ ही कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। इसका समय का तात्पर्य संगठन की आयु से भी है। यदि संगठन पुराना और जमा जमाया है तो नियंत्रण का क्षेत्र सरलता से विशाल हो जाता है, व्यापक हो जाता है। पुराने और सुव्यवस्थित संगठन की तुलना में नए संगठनों में परंपराओं का पर्याप्त अभाव होता है और अन्य उच्च अधिकारियों के सामने आई नई प्रकार की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अतः यह स्वाभाविक है कि नए संगठन में नियंत्रण का कार्य पुराने सुव्यवस्थित संगठनों की अपेक्षा कम तीव्र होता है। हम बात करते हैं स्थान की। स्थान से तात्पर्य इसका आशय यह है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से एक ही स्थान पर या भवन पर केंद्रित हो, दूर दूर तक फैले हुए नहीं हो। यदि एक ही स्थान पर केंद्रित रहेंगे तो नियंत्रण का क्षेत्र का विस्तार करना उचित होगा। यदि दूर दूर फैले हुए हैं, दूर दूर स्थित है, तो नियंत्रण का क्षेत्र छोटा रखना उतना ही उपयोगी होगा। जहाँ सहायक अधिकारी मुख्य अधिकारी अधीक्षक के स्थान पर ही छोटा करते हैं, तो जहाँ वहाँ अधीक्षण एवं नियंत्रण की सरल और प्रक्रिया जो सरल और तीव्र होगी और इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। स्थान से तात्पर्य क्या है? पर्यवेक्षित होने वाले कार्य के स्थान से है। नियंत्रण का क्षेत्र ज्यादा कब होता है? जब पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित होने वाले अधीनस्थ एक ही छत के नीचे होते हैं, अर्थात एक साथ मिलकर काम करते हैं, बजाय उस परिस्थिति में जब सभी अधीनस्थ अलग अलग कमरों में पर्यवेक्षक से कुछ ही दूरी पर काम करते हैं। जब अधीनस्थ अलग अलग कमरों में पर्यवेक्षक से दूर रहकर काम करते हैं, तब नियंत्रण का क्षेत्र है वो छोटा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में लैंडल उर्विक ने सीधे पर्यवेक्षण और वास्तव पहुंचने के बीच यह संप्रेषित करते हुए फर्क किया कि जब एक पर्यवेक्षक सीधे तौर पर सिर्फ चंद अधीनस्थों का पर्यवेक्षण कर सकता है, वह संगठन में अधीनस्थों को उस तक पहुंच उपलब्ध कराते हुए बहुत कुछ लचीलापन भी ला सकता है। व्यक्तित्व भी नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करता है। यदि इसका आशय पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित की योग्यता से है। जब पर्यवेक्षक समझदार, ओजस्वी और तेज तर्रार होता है
तो नियंत्रण का क्षेत्र ज़्यादा होता है, जबकि पर्यवेक्षक के कमजोर, मूर्ख और अयोग्य होने पर यह नियंत्रण का क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक उसी तरह अधीनस्थों के अप्रशिक्षित और अनुभवी होने पर नियंत्रण का क्षेत्र ज़्यादा होता है। उसी तरह अप्रशिक्षित और अयोग्य होने पर काम कम मिलता है। उपरोक्त कारकों की बात करें, इनके अलावा हम निम्न तरीकों से भी जो नियंत्रण का क्षेत्र का दायरा हम बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्षेत्र है सत्ता का प्रत्योजन, डेलीगेशन ऑफ पावर। सत्ता का प्रत्योजन करने से यह होगा कि जो उच्च अधिकारी है वो अपना कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा अपने से निचले के अधीनस्थ अधिकारी को, कर्मचारी को सौंप सकेगा, और इससे उसके पास, अधिकारी के पास समय बचेगा और वह अधिक अच्छी तरीके से कंट्रोल करने की स्थिति में आएगा और उसका नियंत्रण के दायरे में वृद्धि होगी। तो संगठन की परंपराएं और जो परिवेश हैं वो भी नियंत्रण के दायरे को प्रभावित करते हैं। हमने पहले भी कहा कि समय की बात की चर्चा करते हमने कहा कि जब जो संगठन है, जो संगठन की परंपराएं और परिवेश ऐसी हैं कि परंपराएं और परिवेश निश्चित हो जाती हैं, कार्य करने की तरीका निश्चित हो जाता है, तो जो अधिकारी है उसे स्पष्ट पता होता है कार्य कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और जो अधीनस्थ है उन्हें भी स्पष्ट रूप से पता होता है, परंपराओं के अनुसार वो काम करते हैं। तो उससे कार्य की जब कार्य करने की परंपराएं और परिवेश ठीक रहता है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि कार्य अपने आप ही परंपराओं के अनुसार अपने आप ही होते चले जाते हैं, और जो अधिकारी है उससे उसके पास जो काम का बोझ कम हो जाता है, और उससे काम इस तरीके से होता है कि उसे नियंत्रण का करने की कम से कम आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण की तकनीकें भी, पर्यवेक्षण की आधुनिक तकनीकें नियंत्रण के क्षेत्र के दायरे को अधिक कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, और नियंत्रण का क्षेत्र पर्यवेक्षण की तकनीकों से प्रभावित होता है। अगर पर्यवेक्षण की आधुनिक तकनीकें उपलब्ध नहीं है तो समय लगता है और पर्यवेक्षण में जटिलताएं बढ़ जाती है। इसलिए पर्यवेक्षण की आधुनिक तकनीकें नियंत्रण के दायरे को कम करती हैं, और जो पुरानी तकनीकें नियंत्रण के दायरे को बढ़ाती हैं। हम पद सोपान की बात करें, पद सोपान के स्तर भी नियंत्रण के दायरे से प्रभावित होते हैं। जब नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा तो पद सोपान के स्तर ज़्यादा होंगे। नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा, एक अधिकारी अधिक योग्य और उसका वो अधिक अधीनस्थों को नियंत्रित कर सकता है, तो पद सोपान के स्तरों में भी कमी आ जाती है। कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ने 1972 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नियंत्रण का क्षेत्र निम्न मामलों में व्यापक होता है, अधिक होता है। जब ओजस्वी, कुशल, बुद्धिमान और योग्य श्रेष्ठतम अधिकारी जब प्राप्त होता है तो अपनी ऊर्जा से, अपनी कुशलता से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी योग्यता से उसका नियंत्रण के कारण उसका नियंत्रण का क्षेत्र का अधिक होता है, नियंत्रण के क्षेत्र का दायरा अधिक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में नियंत्रण के क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने में ओजस्वी व्यक्तित्व बहुत तेजी से काम करता है। ओजस्वी, कुशल, बुद्धिमान और योग्य जो व्यक्तित्व है वो नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाता है, नियंत्रण के क्षेत्र में वृद्धि होती है, वो कम समय में अधिक अधीनस्थों का नियंत्रण कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है। तो योग्य, सुप्रशिक्षित और अनुभवी जो अधीनस्थ है वो भी इसी तरह से वो जितना अधिक योग्य होगा, सुप्रशिक्षित होगा, अनुभवी होगा, उतनी ज़्यादा उसके नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, वो अधिक नियंत्रण के क्षेत्र के साथ में काम करने में सफल होगा। यदि काम रोजमर्रा, दोहरावपूर्ण, अनुमान योग्य और एक समान होता है, अगर जो काम करने का तरीका है वो एक ही है और काम रोजमर्रा डेली करने वाला काम है, उस काम में दोहराव बहुत ज़्यादा है और उस काम में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ जाता है। सुनियोजित काम होते हैं वो भी नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। स्टाफ सहायता अगर अधिक मिलती है, स्टाफ सहायता ज़्यादा मिलती है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ जाता है। विभिन्न प्रकार के जो प्रभावी संचार होते हैं, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, बात का जल्दी एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचे और दूसरा व्यक्ति उस बात को पहुँचते ही उस काम को लागू करने की कोशिश करे, तो उससे नियंत्रण का क्षेत्र अधिक हो जाता है, नियंत्रण के क्षेत्र का दायरा बढ़ जाता है। एक ही छत के नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अगर इन कारकों के अलावा हम बात करें
तो इन कारकों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रही हैं। जैसे जो प्रशासन में जो ऑटोमेशन आया है, स्वचालन और यांत्रिकरण का जितना बढ़ा हुआ है, उतने तेजी के साथ ऑटोमेशन और मैकेनिज्म ने मशीनी तंत्र ने जो नियंत्रण के क्षेत्र का जो दायरा है वो अधिक कर दिया है। नियंत्रण का क्षेत्र अब अधिक हो गया, व्यापक हो गया। जितना अधिक व्यापक हो गया उतना ही अधिक और व्यापक हो पाया है वो प्रशासन में ऑटोमेशन की वजह से और यांत्रिकरण की वजह से। मशीनों की तरह मनुष्य के काम करने से भी नियंत्रण का क्षेत्र का विचार बदला, नियंत्रण का क्षेत्र अधिक बढ़ा हुआ है। प्रबंधन सूचना व्यवस्था MIS के कारण आई जो सूचना क्रांति आई है, इस सूचना क्रांति ने भी मनुष्य के नियंत्रण के क्षेत्र को अधिक बढ़ाने में करना संभव हुआ है, विस्तार संभव हुआ है। लोक सेवा में जो विशेषज्ञ, तकनीकी और पेशेवरों की बढ़ती हुई संख्या और भूमिका भी नियंत्रण के क्षेत्र को अधिक करने में सहायक है। इस प्रकार नियंत्रण के क्षेत्र की जो पुरानी धारणा है वो आज वर्तमान युग में तेजी से बदल रही है। प्रशासन में अब स्वचालन का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा है, ऑटोमेशन अधिक मात्रा में होने लगा है और इन संचार के जो माध्यम है वो भी विस्तृत हो रहे हैं। लोक सेवाओं में विशेषज्ञों की संख्या में जो अधिकाधिक वृद्धि होती जा रही है। हाल के वर्षों में तकनीकी ज्ञान में भारी प्रगति हुई है। संभवतः इन विभिन्न कारणों के कारण ही फलस्वरूप नियंत्रण क्षेत्र को पूर्वापेक्षा काफी अधिक विस्तृत कर देना संभव हो गया है। ऑटोमेशन की वजह से तो एवरीडे जो लिपि के कलर के काम है वो कम हुआ है और सूचना तथा संचार के तीव्र गति के साधनों से नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा बढ़ी है। लेकिन अभी इस दिशा में विशेषज्ञों की भूमिका पर्याप्त महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। विशेषज्ञ अपने काम में अनाड़ियों का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अतः संगठन के परंपरागत निष्पादक का अर्थ नियंत्रण की अपेक्षा समन्वय का अधिक होता जा रहा है। वह दिन दूर नहीं है कि आगामी दशकों में नियंत्रण का क्षेत्र की संपूर्ण धारणा ही बदल जाएगी और उसके स्थान पर एक सर्वथा नई धारणा अस्तित्व में आ गई। इन कारणों से कार्यपालक के सदस्यों पर भी अधिक कार्य का महत्वपूर्ण कार्यों का दबाव बढ़ गया है, और इन कार्यों का दबाव बढ़ने से उसका नियंत्रण का क्षेत्र कम होता है। लेकिन जितनी ज़्यादा उसे उच्च अधिकारी को सुविधाएं मिलेंगी, कार्य करने का अच्छा वातावरण मिलेगा, वैसे वैसे उसके नियंत्रण के क्षेत्र का दायरा भी मजबूत होता चला जाएगा। थैंक्स।